मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 साइंस की ऑनलाइन पीरियड में एक बार फिर से मैं तुम सबका वेलकम करती हूँ। और चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया था, मैटर चैप्टर, और इसी चैप्टर को हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ बेटा, चैप्टर में जितने टॉपिक हैं वो सभी टॉपिक ऑलमोस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ एक टॉपिक लेफ्ट है, वो टॉपिक मैं अब बता रही हूँ। वन मोर थिंग टू टेल यू। देखो, आरबीएससी की जो बुक है उसमें इस चैप्टर को नंबर 2 पर दिया हुआ है, लेकिन अभी जो नई एनसीईआरटी आई है, एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 है, और चैप्टर नंबर 1 का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। देखो, जो टॉपिक मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर, सॉरी इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर। जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर है, कल हमने उनके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ा था कि यदि हम सॉलिड को हीट करते हैं तो लिक्विड में चेंज हो जाता है, लिक्विड को हीट करते हैं, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। गैस को अगर कूल कर दिया जाता है, टेम्परेचर लोअर करते हैं, इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, एंड लिक्विड को अगर टेम्परेचर डाउन करते हैं, व्हेन वी लोअर द टेम्परेचर, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट। ये कल हमने पढ़ा था, ठीक है। अभी आज हम प्रेशर का इफेक्ट पढ़ना है तीनों स्टेट्स के ऊपर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मीन्स दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। मैं इस सॉलिड के ऊपर प्रेशर लगा रही हूँ, प्रेशर लगा रही हूँ, प्रेशर लगा रही हूँ, कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है, ठीक है। तो सॉलिड्स में प्रेशर का नो इफेक्ट है, ठीक है। देन इन लिक्विड्स, लिक्विड्स कैन बी प्रेशराइज्ड अप टू सम एक्सटेंट। कुछ एक्सटेंट तक उनको प्रेशराइज किया जा सकता है। हाउ? इमेजिन अ बकेट फुल ऑफ वाटर। मैंने उसके ऊपर अपना हाथ रखा, हाथ मेरा नीचे जाना शुरू हो जाता है। What is the reason? My hand is pressurizing the particles of liquid which are present inside the bucket, ठीक है। कुछ एक्सटेंट तक उन पार्टिकल्स को प्रेशराइज किया जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली होगा क्या? मेरा हाथ नीचे चला जाएगा, लिक्विड के पार्टिकल ऊपर आ जाएंगे। मतलब मैं उनको दबाकर ज़्यादा देर नहीं रख पाऊंगा, वो साइड से निकल जाएंगे और मेरे हाथ के ऊपर आ जाएंगे। सो दे कैन बी प्रेशराइज्ड अप टू सम एक्सटेंट। कुछ एक्सटेंट तक इनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया जा सकता है। देन कम टू द गैसेस। गैसेस में बेटा मैं तुम्हें एक ही एग्जांपल देना चाहती हूँ, उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। दैट एग्जांपल इज ऑफ एलपीजी गैस सिलेंडर। एलपीजी जो सिलेंडर में भरी हुई होती है, दैट इज फिल्ड अंडर द प्रेशर एंड इट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसका नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये गैस को, पेट्रोलियम गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर। जब हाई प्रेशर लगाया जाता है तो गैसेस कैन बी प्रेशराइज्ड या कंप्रेस्ड। Gases can be compressed easily. It can be compressed up to some extent and it cannot be compressed. Solid cannot be compressed. ये बात क्लियर हुई। एक चीज मैं तुम्हें और बताती हूँ, जिस दिन हमने डिस्कस किया था सॉलिड, लिक्विड और गैस के पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, वहाँ पर भी मैंने कंप्रेसिबिलिटी के पॉइंट को लिया था। तो वो जो कंप्रेसिबिलिटी है, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये वहाँ पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। Now come to the evaporation. The next point is evaporation. Evaporation क्या है? देखो, कल हमने पढ़ा था if we boil a liquid, it converts into vapor state.
and there is a boiling point. There is a constant temperature achieved while boiling, after which there is no rise in the temperature. जब हम बॉयल करते रहते हैं एक लिक्विड को, तो बॉयल करते करते एक कांस्टेंट टेम्परेचर आ जाता है, और उस कांस्टेंट टेम्परेचर के बाद जब तक पूरा लिक्विड वेपर में चेंज नहीं हो जाता, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता, वो कांस्टेंट टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट पर सब जिस लिक्विड का जितना बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, वाटर के पार्टिकल्स वेपर बनाना स्टार्ट कर देंगे, बट पूरे का पूरा वेपर में कन्वर्ट नहीं होता। पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट कब होता है? जब हम कंटिन्यूअस हीट प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। उस हीट के बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। ये टॉपिक एंड करूंगी तो एक बार फिर रिवाइज करूंगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दोनों के बारे में। सो इवेपोरेशन इज वेपराइजेशन बट बिफोर द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से पहले अगर लिक्विड वेपराइज हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट पर तो सभी लिक्विड वेपराइज होते हैं, बट बॉइलिंग पॉइंट से पहले अगर कोई लिक्विड वेपराइज हो जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, ठीक है। बॉइलिंग ऑफ लिक्विड या वेपराइजेशन of a liquid below its boiling point। ये बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। अगर वाटर 90 डिग्री पर बॉयल कर जाता है, अगर वाटर 80 डिग्री पर बॉयल कर जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन। And water evaporates. The fact is water evaporates. How the water evaporates? देखो, सनलाइट का टेम्परेचर कभी भी 100 डिग्री सेल्सियस नहीं जाता, बट अगर तुमने थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज रखी है अपने पास, तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज क्या कहती है कि समर सीजन में जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, वो पॉन्ड है, लेक है, रिवर है, ओशन है, सभी का लेवल नीचे चला जाता है। रेनी सीजन में सभी का लेवल ऊपर आ जाता है ड्यू टू द रेन वाटर, और समर सीजन में नीचे चला जाता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द इवेपोरेशन, बिकॉज वाटर गेट्स इवेपोरेटेड। वन मोर एग्जांपल ऑफ इवेपोरेशन, देखो, कपड़े धोने के बाद रोज हम कपड़ों को बाहर डालते हैं। व्हाई? इन एट दैट टेम्परेचर द वाटर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द क्लॉथ विल गेट्स इवेपोरेटेड। कुछ टाइम के बाद हमारे कपड़े सूख जाते हैं, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आया ही कभी भी नहीं आता, पूरे दिन का टेम्परेचर 100 डिग्री कभी नहीं आता। तो दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन बिकॉज इट टेक्स प्लेस, इट इज अ नेचुरल फिनोमेना। तो बिफोर बॉइलिंग पॉइंट इफ अ लिक्विड वेपराइजेस, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। गॉट इट? समझ में आई ये बात? अच्छा, अब मुझे एक चीज तुम्हें इसमें और बताएंगे बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। जो इवेपोरेशन होता है वो किसके कंट्रोल में होता है? किसको बढ़ाकर किसको घटाकर हम इवेपोरेशन की स्पीड बढ़ा सकते हैं, इवेपोरेशन को जल्दी कर सकते हैं। देखो, ये किसके कंट्रोल में होता है? सबसे पहला पॉइंट इसका आता है, मैं यहाँ लिखती हूँ अदर पॉइंट। पहला पॉइंट इसके जो फैक्टर्स हैं, सरफेस एरिया। दूसरा पॉइंट टेम्परेचर। तीसरा पॉइंट विंड स्पीड। फोर्थ पॉइंट ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब वन बाय वन चारों पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। देखो, सरफेस एरिया क्या है? हमने कपड़े थोड़ी जगह में फैलाए और हमने कपड़े ज़्यादा जगह में फैलाए। एक कुर्ता मुझे डालना है सूखने के लिए, मैंने उसको चेयर के ऊपर डाला और उसी कुर्ते को मैंने तार के ऊपर ऐसे फैला के डाल दिया। तार वाला कुर्ता जल्दी सूख जाएगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बिकॉज द सरफेस एरिया ऑफ द वायर इज मोर इन कंपैरिजन टू द सरफेस एरिया ऑफ द चेयर। उससे सरफेस एरिया ज़्यादा है। जितना सरफेस एरिया एनवायरनमेंट में एक्सपोज होगा, एनवायरनमेंट के सामने आएगा, उतना ही इवेपोरेशन की स्पीड बढ़ जाएगी। तो सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवेपोरेशन।
वन मोर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गिव यू, दैट इज टी। चाय को हमने कप के अंदर रखा हुआ है और चाय को हमने प्लेट के अंदर रखा हुआ है। जो प्लेट वाली चाय है उसको हम जल्दी पी सकते हैं, कप वाली चाय देर में पी जाती है। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि जो प्लेट वाली चाय है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। द ओनली रीजन, चाय दोनों में सेम है, सेम टेम्परेचर की चाय हमने दोनों में रखी, प्लेट में भी हमने वही रखी, कप में भी वही हमने रखी, ठीक है। डिफरेंस क्या आया दोनों में? जो प्लेट है उसका साइज बड़ा है इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ द कप। तो साइज बड़ा होने का मतलब सरफेस एरिया बड़ा है, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवेपोरेशन। नाउ कम टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाया जाएगा इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली है तो वेपराइजेशन। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, देखो धूप गर्मी जब होती है तो गर्मी में कपड़े बहुत जल्दी सूखते हैं, सर्दियों में उतनी जल्दी नहीं सूखते हैं कपड़े, क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर सर्दियों के मुकाबले ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवेपोरेशन। ये बात समझ में आ गई बेटा? अच्छा, अब तीसरी चीज मैंने लिखी है विंड स्पीड, ठीक है। कभी ऐसा होता है कि हवा बहुत तेज चल रही होती है, उस टाइम भी कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। और हवा अगर बिल्कुल नहीं चल रही है, ठीक है, धूप ज़्यादा नहीं निकली हुई है, हवा तेज चल रही है, कपड़े सूख जाएंगे। लेकिन धूप ज़्यादा नहीं निकली हुई है, हवा भी नहीं चल रही है, तो कपड़े नहीं सूखते। तो विंड स्पीड इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवेपोरेशन, ठीक है। विंड की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी, इवेपोरेशन उतना ही तेज स्पीड से होता है। नाउ कम टू द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज वेरी लॉजिकल नाउअडेज। हाउ लॉजिकल? देखो आजकल ह्यूमिड वेदर, ना तो धूप सही से निकलती है, बारिश होती रहती है, ज़्यादा धूप निकल जाएगी तो बारिश हो जाएगी, ऐसे करके जो एनवायरनमेंट है ह्यूमिड वेदर है, ठीक है, क्लियर वेदर नहीं है। तो उस ह्यूमिड वेदर में इवेपोरेशन की रेट कम हो जाती है। अगर तुमने देखा हो कपड़े सुखाने के लिए आजकल 2-2 दिन 3-3 दिन का टाइम लग जाता है, कि हमने जो कपड़े अगर सपोज हमने सुबह धो के डाले हैं तो शाम तक नहीं सूखेंगे, अगले दिन फिर डालेंगे उनको, ठीक है, अगले दिन जाके शाम तक वो कपड़े सूखते हैं। वही कपड़े जो गर्मियों में 1 घंटे में सूख जाते हैं, वो कपड़े 2-2 दिन लगा रहे हैं सूखने के लिए। द ओनली रीजन इज दैट द वेदर इज ह्यूमिड वेदर। जो एयर है वो क्लियर नहीं है, उसके अंदर वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। So due to the presence of water vapors in the air, the rate of evaporation decreases. So humidity is inversely proportional to the evaporation. ठीक है, एक और बार मैं रिपीट करती हूँ बेटा। Evaporation is that phenomena in which a liquid vaporizes below its boiling point. Evaporation is controlled by 4 factors. First is surface area, which increases the rate of evaporation. Temperature also increases the rate of evaporation. Wind speed also increases the rate of evaporation. But humidity decreases the rate of evaporation. If weather is humid weather, then rate of evaporation will be decreased. Got it? ये चीज समझ में आ गई तुम्हें? अच्छा, अब बेटा चैप्टर में एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ वो एनसीईआरटी वाला पार्ट हम कवर कर चुके हैं, क्योंकि अब सिलेबस चेंज हुआ है इस बार 9th क्लास का, और एनसीईआरटी में जितना दिया है वो पार्ट हमने कवर कर लिया। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, एक तो डिफ्यूजन के बारे में और एक एसआई यूनिट्स के बारे में थोड़ा बताऊँगी। देखो डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन को समझने के लिए मैं तुम्हें 2 एग्जाम्पल देती हूँ। पहला एग्जाम्पल है कि मैंने सॉल्ट को, नमक को ग्लास के अंदर डाल दिया। दूसरा एग्जाम्पल है कि मैंने परफ्यूम की बोतल थी उसको स्प्रे कर दिया, ठीक है। नमक को पानी में घुलने में और परफ्यूम की बोतल को रूम के अंदर फैलने में कितना समय लगता है? नमक को पानी में घुलने में ज़्यादा टाइम लगेगा और वो भी हमें हिलाना पड़ेगा लगातार, तब जाके बोलेगा। परफ्यूम की बोतल को जैसे ही स्प्रे किया, अगर इस कोने में खड़े होकर स्प्रे किया है रूम के, तो उस कोने से भी स्मेल आती है, बहुत तेजी से स्प्रे फैलता है। द रीज़न इज परफ्यूम बोतल के अंदर गैस फैलती है, ठीक है, और वहाँ पर हमने सॉलिड को डिजोल्व किया। इस केस पहले केस में नमक में हमने सॉलिड को डिजोल्व किया, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस
is more in comparison to liquid, in comparison to solids. जो solids हैं उनमें बल्कि diffusion नहीं बोलते, उसको dissolution बोलते हैं, ठीक है, dissolution, कि हमने शुगर को डिजोल्व किया वाटर के अंदर, तो हमें पर्पसली डिजोल्व करना पड़ता है, अपने आप डिजोल्व होने में उसको बहुत टाइम लग जाएगा, जबकि गैसेस को एयर में डिजोल्व होने में बहुत टाइम नहीं लगता है. सो डिफ्यूजन, गैसेस डिफ्यूज एज अ फास्ट वे, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस is greater than diffusion of liquids, is greater than diffusion of solids. बल्कि solids के केस में जो diffusion होता है उसको हम dissolution बोलते हैं. ये बात समझ में आई? अच्छा, अब बात करते हैं बेटा SI यूनिट के बारे में, ठीक है, और मैं इसके लिए यहाँ पर ले लेती हूँ इसको SI यूनिट को. The full form of SI unit is International Standard. SI, S stands for standard और I stand for international. International standards of units. For example, mass, length and time. ठीक है, इनकी जो SI यूनिट है, मास की SI यूनिट है किलोग्राम, लेंथ की SI यूनिट है मीटर और टाइम की SI यूनिट है सेकंड. ठीक है, SI यूनिट मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर ये एप्लीकेबल यूनिट्स. इसके अलावा जो यूनिट्स हैं, जैसे किलोग्राम के अलावा मास को हम ग्राम में भी मेजर करते हैं, मास को हम मीट्रिक टन में भी मेजर करते हैं, मास को हम टन में भी मेजर करते हैं. तो वो जो यूनिट्स हैं उनको क्या बोलते हैं? डेराइव्ड यूनिट्स. दीज आर SI यूनिट्स एंड डेराइव्ड यूनिट्स. वो यूनिट्स जिनमें SI यूनिट्स को कन्वर्ट किया जा सकता है, दीज यूनिट्स आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स. फॉर एग्जांपल, इसके लिए ग्राम एक डेराइव्ड यूनिट है, मीटर के लिए सेंटीमीटर एक डेराइव्ड यूनिट है, और सेकंड की डेराइव्ड यूनिट जैसे R एक डेराइव्ड यूनिट, R या मिनट एक डेराइव्ड. दीज आर डेराइव्ड यूनिट्स. तो SI यूनिट्स का जब स्टैंडर्ड लिया गया था, स्टार्टिंग में केवल 3 यूनिट्स ली गई थी, ठीक है, उसके बाद फिर 5 ली गई और उसके बाद फिर 7 ली गई. तो ऐसे करके इन यूनिट्स को डिसाइड किया गया. जैसे एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसकी यूनिट मोल ली जाती है, मोल कंसीडर की जाती है, ठीक है. इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कैंडेला कंसीडर की जाती है उसकी यूनिट, ठीक है. बुक में तुम्हारी टेबल दे रखी होगी. मेरा पर्पस सिर्फ ये बताने का था कि SI यूनिट कहते किसको है. SI यूनिट में हम एक पर्टिकुलर सिंबल देते हैं, जैसे स्मॉल ही लिखे जाते हैं, सब स्मॉल लिखे जाते हैं, कुछ भी कैपिटल नहीं होता इसमें. KG अगर लिखेंगे तो K भी स्मॉल लिखेंगे और G भी स्मॉल लिखेंगे, M स्मॉल लिखेंगे, S स्मॉल लिखेंगे. दीज आर द एब्रिविएशंस or symbols of SI unit. And derived units are other units of the same quantity which are being used. जिनको हम यूज कर रहे हैं वो दूसरे यूनिट्स, इसलिए उनको हम कहते हैं derived units. ये बात क्लियर हुई है? तो चैप्टर अपना आज खत्म हो चुका है. अब कल मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, कल की जो वीडियो होगी अपनी, तो इट विल बी बेस्ड ऑन सम क्वेश्चंस. जो क्वेश्चंस मुझे लगेंगे कि बच्चे अपने आप नहीं कर पाएंगे, वैसे तो मैं एक्सरसाइज अपने आप करना स्टार्ट कर दूँ, ठीक है, और उनमें से जो क्वेश्चंस मुझे लगेगा कि बच्चे नहीं कर पाएंगे क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगी और उनके आंसर्स भी मैं बोर्ड पर लिखूंगी. लेकिन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स बोर्ड पर नहीं लिखूंगी. एक कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स भी है, वो कल बताऊंगी मैं तुम्हें क्वेश्चन की फॉर्म में कि कैसे कन्वर्ट करते हैं. जैसे टेम्परेचर का कन्वर्जन है डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं कल बताऊँगी, एक क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन की हेल्प से बताऊँगी. तो कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि बच्चे आंसर नहीं लिख पाएंगे, सही आंसर नहीं लिख पाएंगे, उनको मैं बोर्ड पर लिखूंगी. एंड रेस्ट ऑल द क्वेश्चंस यू हैव टू डू योरसेल्फ. ठीक है, नोट्स के लिए मैं तुम्हें बार बार बोल रही हूँ, जैसे आज ये वाला पार्ट कराया तो तुम इसके नोट्स लिखो. हो सकता है कि तुम्हारे क्वेश्चन में वो नोट्स कवर हो रही हो, तो फिर दोबारा क्वेश्चन में उसको लिखने की जरूरत नहीं. और अगर तुम क्वेश्चन के फॉर्म में पहले लिख चुके हो तो दोबारा तुम्हें नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है. सिर्फ एक ही बार लिखो एक चीज़, लेकिन अपने पास हर कॉन्सेप्ट लिखा हुआ होना चाहिए. गॉट इट? सो मिलते हैं कल.
क्वेश्चन आंसर्स के साथ इसी चैप्टर के कल की वीडियो में क्वेश्चन आंसर करेंगे। एंड दिस चैप्टर नंबर 1 ऑफ